और इसमें बड़ी खबर ये, पीएम मोदी के पुणे दौरे के बाद महाराष्ट्र में सियासत गर्मा चुकी है। शरद पवार ने अचानक बैठक बुला ली है। सवाल है कि क्या उद्धव की नाराजगी शरद पवार दूर करेंगे? क्यों बताया जा रहा है कि शरद पवार और पीएम मोदी की मुलाकात से उद्धव नाराज हैं। सामना के संपादकीय में भी इस पर निशाना साधा गया। आपको बता दें कि एनसीपी में फूट के बाद पहली बार महाविकास अघाड़ी की बैठक हो रही है और खुद शरद पवार ने इस बैठक को बुलाया, जिसमें कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं देशवासियों को विश्वास भी दिलाता हूं कि उनकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। INDIA वाले कहते रह गए, शरद पवार को रोकते रह गए, लेकिन शरद पवार मंच पर मोदी के साथ फोटो खिंचा आए, हाथ मिलाए, ठहाके लगाए और मुलाकात भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि गर्मजोशी भरी रही। मौका था लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का। इस दौरान जब शरद पवार पीएम मोदी से मिले तो पहले खिलखिलाए, कुछ देर तक पीएम मोदी का हाथ थामे रखा। फिर जब वो सुशील कुमार शिंदे से मिलने के लिए आगे बढ़े तो शरद पवार पीएम मोदी की पीठ थपथपाते दिखे। टीम INDIA की मुंबई बैठक से पहले आई इन तस्वीरों को देखकर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी में घमासान मच गया। टीम INDIA का बीपी हाई हो गया, ये सोचकर कि शरद पवार क्या 24 से पहले खेला कर देंगे। चर्चा शुरू हो गई कि शरद पवार इंडिया के साथ तो हैं, मगर क्या इंडिया के बाद के ऑप्शन पर रणनीति बना रहे हैं? क्या शरद पवार का मन बदल रहा है? क्या वो इंडिया को संदेश देने की कोशिश में हैं कि उनके लिए सभी दरवाजे खोले? आज मोदी और पवार मिले तो क्या कल साथ साथ चलेंगे? विपक्ष का मानना यह कि वक्त अभी नरेंद्र मोदी को संसद में घेरने का है, लेकिन शरद पवार तो बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते नजर आए। ऐसे आरोप उद्धव ठाकरे लगा रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया कि पीएम मोदी ने एनसीपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, पार्टी में बंटवारा कराया और महाराष्ट्र की राजनीति को खराब किया। कुछ लोगों के मन में शरद पवार को लेकर संदेह है और अच्छा मौका था ऐसे संदेह को जवाब देने का। वो इस कार्यक्रम से दूर रह सकते थे, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। विपक्षी खेमे से ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शरद पवार ने परायों के लिए अपनों को ठुकरा दिया क्या? आदरणीय पवार साहब का कहना है कि हमने 2 महीना पहले प्रधानमंत्री जी को स्वयं न्योता दिया था कि आप आइए, मैं इसमें मुख्य अतिथि हूं। वो बात अलग थी पवार साहब, तब आपकी पार्टी नहीं तोड़ी गई थी, तब आपके ऊपर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया था मोदी साहब ने। आज यदि आप इस कार्यक्रम में नहीं गए होते, आपकी गरिमा और बढ़ती, आपका सम्मान और बढ़ता। पूरे विपक्षी गठबंधन को डर सताने लगा कि उन्हें टूट से बचना होगा। ये ऐसी घड़ी जब बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ठीक तरह से एकजुट भी नहीं हो पाया और मोदी तो पहले ही ताल ठोक कर कह चुके हैं कि जो डर जाए वो मोदी नहीं। मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। वैसे शरद पवार पर सवाल तो उसी दिन से उठ रहे हैं जब अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए। अजित पवार के शिंदे सरकार के साथ जाने को शरद पवार की सोची समझी रणनीति तक बताया गया, लेकिन मंगलवार को मोदी और पवार की गर्मजोशी देखकर फिर वही बातें होने लगी। एनसीपी में फूट के बाद शरद पवार और अजित पवार पहली बार सार्वजनिक रूप से एक साथ भी। हालांकि कार्यक्रम के दौरान अजित पवार ने शरद पवार से नजरें तक नहीं मिलाई, चाचा से कन्नी काटते रहे, लेकिन जब शरद पवार की बोलने की बारी आई तो उन्होंने कोई तंज नहीं कसा, जिसके बारे में चर्चा थी कि वो लोकतंत्र या किसी दूसरे मसले पर कुछ सीख देने जैसी बात कर सकते हैं। विपक्षी गठबंधन का ब्लड प्रेशर इसी से बढ़ गया, लेकिन झेप मिटाने के लिए INDIA वाले कहते हैं
कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि विपक्ष बटा हुआ दिखे। विपक्ष में फूट के कयास तो राज्यसभा में शरद पवार की गैर मौजूदगी और पुणे में मोदी से हैंडशेक की तस्वीरों से लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ विपक्ष के कई और राज बेपर्दा हो गए। जिस ओवैसी को कांग्रेस बीजेपी की बी टीम कहती थी, वो ओवैसी संसद में दिल्ली सर्विस बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आए कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर, सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। विपक्ष जिस मोदी को 24 में घुटनों के बल लाने की बात कर रहा है, उसी मोदी से खौफजदा है, क्योंकि 24 में 400 सीटों के टारगेट को देखते हुए पीएम मोदी ने हर क्लस्टर के लिए एजेंडा सेट कर दिया। और जब मोदी पवार की मुलाकात वाला ये पॉलिटिकल एक्शन पुणे में हो रहा था, तब हंगामा राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो रहा था। राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जंगी प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं की पुलिस से झड़प हुई, कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई। बीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन से पहले खुद पीएम मोदी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला था और राजस्थान बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए 1 अगस्त को चलो जयपुर कार्यक्रम रखा। विपक्षी खेमे की ऐसी घेराबंदी चौतरफा हो रही। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को ज्ञानवापी में उलझा दिया। अखिलेश यादव कंफ्यूज है कि इस पर बोले कि चुप रहे। योगी के बाउंसर के बाद अखिलेश समझ नहीं पा रहे कि क्या बोला जाए, और इसलिए अखिलेश ने लखनऊ में पार्टी प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट के साथ 4 घंटे तक बैठक की और आखिर में साफ किया कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता ज्ञानवापी जैसी टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं। अखिलेश ने पार्टी नेताओं को धार्मिक मसलों पर बहस से दूर रहने के लिए कहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये मानना है कि जो धर्म है वो बीजेपी की अपनी पिच है, लिहाजा उस पिच पर जाकर खेलने से बचना होगा। पार्टी के प्रवक्ताओं को ये टिप्स दिए गए हैं कि वो बात भले बीजेपी किसी की ही करे, लेकिन उसे हमें उसकी कमियों को गिनाना है, सरकार की नाकामियों को बताना है, हमें बेरोजगारों की बात करनी है, हमें रोजगार की बात करनी है, हमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करनी है। अब मुद्दा चाहे जो भी हो, लेकिन हमें अपने मुद्दे पर उनको लाना है, हमें उनके पीछ पर जाकर नहीं खेलना है, क्योंकि बीजेपी के पीछ पर अगर कोई प्रवक्ता चला जाएगा तो फिर वो वापस लौट नहीं पाएगा और ये पार्टी का जो पक्ष होगा वो सामने नहीं आ पाएगा। सिर्फ अखिलेश नहीं, विपक्षी गठबंधन की तमाम पार्टियों ने ज्ञानवापी पर बोलने से बचने की पूरी कोशिश की। समझिए कि मौन धारण कर लिया। कांग्रेस ज्ञानवापी पर चुप है, नीतीश ने चुप्पी साध ली। लालू परिवार जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में 6 करोड़ गंवाने के बाद से सदमे में। कोई नई बात नहीं है, आप लोगों को हम थोड़ा याददाश्त दिला दें। याद नहीं होगा, पहले 9,000 करोड़ बोलते थे, फिर 600 करोड़ बोला, अब 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की, जो 6 करोड़ की यानी अब 6 करोड़ पे आ गए। तो 9,000 से 600 से ये लोग 6 करोड़ पे आ गए। विपक्षी गठबंधन में शामिल हर पार्टी की प्रस्तावना के केंद्र में नरेंद्र मोदी है। मोदी को कैसे हटाना है, इसी को लेकर व्यूह रचना हो रही है, लेकिन अभी तक ठीक से एकजुट नहीं हो पाई और विपक्ष को अपने नाजुक ख्वाब के चकनाचूर होने का डर सताने लगा। विपक्ष को लग रहा है कि शरद पवार मौका और माहौल दोनों भांप रहे हैं, क्योंकि जो शरद पवार पार्टी टूटने से पिछले दिनों मोदी की आलोचना कर रहे थे, वो मोदी से मिलकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। पीएम मोदी से मुलाकात के लिए वो कितने बेताब थे, उसे समझिए कि पुणे में उस वक्त मंच पर पवार सबसे पहले जाकर बैठ गए जब तक कोई नहीं आया था। हालांकि नरेंद्र मोदी और शरद पवार का दोस्ताना रिश्ता काफी पुराना।
मोदी शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक तक बता चुके हैं, तो वही मोदी सरकार में शरद पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित करवा चुके हैं। पीएम मोदी ने एक बार यह भी कहा कि यूपी सरकार के दौरान पवार एकमात्र नेता रहे जिन्होंने उनकी मदद की। तब मोदी गुजरात के सीएम थे और शरद पवार ने कहा कि गुजरात के सीएम के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति ना हो। इतना ही नहीं, 2014 में महाराष्ट्र चुनाव के बाद शरद पवार ने बाहर से समर्थन देकर बीजेपी की सरकार बनाने में मदद की। तब शिवसेना चाहकर भी बीजेपी से मोल भाव नहीं कर पाई थी। तमाम सियासी दांवपेच के बावजूद मोदी और शरद पवार की दोस्ती अटूट रही। मोदी और पवार दोनों ही बड़े और मजे हुए नेता हैं। दोनों जानते हैं कि दोस्त चाहे जैसा हो, उसे उसी रूप में स्वीकारना होता है। और यही वजह है कि मोदी पवार के परिवारवाद पर सवाल उठाते हैं तो पवार भी मोदी को घेरते हैं। लेकिन तमाम विरोधाभास के बीच पुणे की तस्वीर का संदेश ये कि खुल्लम खुल्ला दोस्ती करेंगे हम दोनों। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो राज्यसभा में जब INDIA गठबंधन को शरद पवार की जरूरत थी, उस वक्त पवार पीएम मोदी के साथ मन की बात कर रहे थे। विपक्ष की पुकार के सामने पवार ने मोदी से मुलाकात को चुना, लेकिन विपक्षी एकता की 2 बैठकों के बाद और मुंबई की तीसरी बैठक से पहले की यह सार्वजनिक मुलाकात विपक्ष के लिए चिंता पैदा कर रही है। चिंता विपक्ष की एकता खंडित होने की है। चिंता शरद पवार के एनडीए में जाने की संभावनाओं की। चिंता 2024 में शरद पवार के राजनीतिक स्टैंड की। चिंता गठबंधन को लेकर गलत संदेश जाने की, क्योंकि शरद पवार बाकी नेताओं की तरह कांग्रेस की लीडरशिप में काम नहीं करते। वो कई मुद्दों में केंद्र सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि उन्होंने खुद को विपक्षी दलों के प्रति समर्पित कर दिया। और कहा यह भी जाता है कि वो ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे की सुनते हैं, न राहुल गांधी की ओपिनियंस को तवज्जो देते हैं, तो किसी और की तो बात ही दूर। हालांकि खबर अब यह भी है कि अब डैमेज कंट्रोल के लिए शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी के साथियों की मीटिंग बुला ली। तो संकल्प में फिलहाल सिर्फ इतना ही।